Okay, बच्चों अस्सलाम वालेकुम. Again, I am recording your lecture. So, due to distortions of your internet, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बार बार कनेक्ट कर रहे थे, कुछ थे जो बार बार कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट हो रहे थे. So that's why I am also facing like your internet issue. So that's why I am recording this lecture again. So it's easy for you. So हम स्टार्ट करते हैं. Why are financial institutions special? एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डील करते हैं बेसिकली कि हाउ वी कैन स्पेंड मनी, how we can investigating the prospect behind the investment procedures. ठीक है. So in this subject we will discuss about in all the scenario we will focus only on the risk management. ठीक है. For example, you have invested 50,000 rupees and I have told you in financial management, first of all, you have to repay your debt, which is 8,000. ठीक है. The remaining is 42,000. 42,000 you are not fully paid to the shareholder, but you have to divide into two portions. That the first one is we can say that retained earnings, and the second one is we can say that the shareholder wealth. ठीक है, in the form of dividend. लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना वो बेसिकली डील करते हैं कि जब एक एक्सटर्नल एक इन्वेस्टर्स एक होल्डर से बाहर से आता है तो बाहर से आके वो इन्वेस्ट करता है अप टू सम एक्सटेंट अमाउंट 50,000 फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्ट करता है. तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, वेयर दे इन्वेस्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिंग, व्हाट आर द प्लानिंग बिहाइंड दिस. ठीक है. तो किन किन सिनेरियो को देखते हुए ऑन बिहाफ ऑफ दिस किसके बिहाफ पे उसने इन्वेस्टमेंट की है, और इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी है कि वो डाइवर्सिफाई कर दे रिस्क को. ठीक है. मिनिमाइज कर दे रिस्क को, रिड्यूस कर दे रिस्क को. तो यहाँ पे हम लोग जो फोकस करेंगे वो टोटली कर रहे होंगे हाउ वी कैन रिड्यूस अवर रिस्क. ठीक है. एक जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका दिया था तो मैंने एक चीज टर्म आपको बताई थी कि पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. इसमें क्या था, आपके पास 50 है तो 50 में से आप 50 के 50 अगर 50,000 प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको गोल्ड की प्राइसेस दी है कि आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल 50,000 का आप क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या 50,000 आप जो हैं आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और एक्टिविटी. गोल्ड के प्राइसेस के लिए हम अमाउंट ज़रा बढ़ा देते हैं. ठीक है. आपने जो है ना 5 लाख का गोल्ड परचेज कर लिया. अब क्या हुआ, आपने कुछ टेक्निकल एनालिसिस पीछे किए, किसी पर्सन को हायर किया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से आपने ये अंदाज़ा लगाया कि इन फ्यूचर में इसकी जो प्राइस है ना वो अप हो जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा. फॉर एग्जांपल यू हैव टू परचेज 1,20,000 पर तोला. ठीक है. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही अब कुछ सिनेरियो इस तरह का बना और आपको लगा कि ये प्राइस जो है ये डाउन जा रही है इसकी, तो आप उसको सेल कर देते हैं ताकि अपनी जो मिनिमम कॉस्ट है उसको क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें. सेम लाइक दैट, सेम लाइक दैट इसी तरह से जब आप बात करते हैं, जब आप बात करते हैं डाइवर्सिफाई ओवर रिस्क पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. अगर गोल्ड की प्राइसेस में लॉस हो जाता तो आपका टोटली जो 5 लाख था वो डूब जाता. इसी तरह से जब आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट 1 में, प्रोजेक्ट 2 में, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4, इस तरह से डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं उनको अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट में से आपको लॉस हो जाता है तो दूसरे प्रोजेक्ट में से आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट, फ़ायदा हो जाएगा. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली क्या करते हैं, आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू प्रोक्लेम योर एसेट्स. ठीक है. तो इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो आपने क्या करना है, अपनी जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है वो बुक आपने खोलनी है, पढ़ना है उस बुक से. उसका इंट्रोडक्शन इस तरह जैसे आप पूछ रही हैं तो इंट्रोडक्शन आपका बुक के अंदर लिखा हुआ है. जब मैं आपका सिनेरियो आगे बिल्डअप करूँगी उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा. तो इंट्रोडक्शन बेसिकली हिस्ट्री है. हिस्ट्री है 1900 से स्टार्ट हुई है और 2013 तक वो जा रही है. तो हम उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो अच्छा, अब बेसिकली जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाई आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशल. कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, ये जो ब्रोकर हैं, वो इतने स्पेशल क्यों होते हैं. क्या उनके बगैर भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उनके बगैर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो क्या इट्स बेनिफिशियल फॉर अस. अगर बेनिफिशियल है
तो किस हद तक है, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द स्पेशल रोल ऑफ FLS। मैंने बताया FLS का वर्ड जब भी कहीं कहीं पे यूज़ होगा इट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो आपने अंडरस्टूड रखना है कि जब भी इसका वर्ड यूज़ होगा इसका यही मतलब है, इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड द फंक्शंस दे प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये किस क्या क्या फंक्शंस क्या क्या काम प्रोवाइड करते हैं, किस किस तरह से हेल्पफुल ये बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे वाई द वेरियस FLS रिसीव स्पेशल रेगुलेटरी अटेंशन। खास किस्म के जो रेगुलेटरी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हुए वो क्या करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। डिस्कस व्हाट मेक्स सम FLS मोर स्पेशल देन अदर। किस तरह के वो कुछ इंसेंटिव्स लेते हैं, कुछ मैं आपसे कहूँ कि वो कुछ ग्राउंड बनाते हैं या कुछ सजेशन देते हैं जो कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उनके लिए क्या हो जाती हैं, हेल्पफुल हो जाती हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द क्राइसिस इन फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट में क्राइसिस आ रहे हैं, आप इनको सेल कर दें, इस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। इस तरह के सिनेरियो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं ये वो रोल अदा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग जो हम इसका लेंगे, आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपका लिखा होगा विदाउट FLS, एक डायग्राम से बनी होगी। ठीक है, फिगर 1.1। अब इस फिगर में आप लोग क्या करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल है 50,000 रुपीज़, और 50,000 जो है आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या तो आप कंपनी की शेयर परचेज करेंगे, जब कंपनी को वो कैश देंगे तो कंपनी उसके बदले में आपको इक्विटी एंड डेट लिखा हुआ है ना ऊपर, तो इक्विटी का मतलब है कंपनी आपको शेयर इशू कर देंगे। और अगर आप क्या करते हैं, आप कंपनी को 50,000 बोरो लोन की फॉर्म में देते हैं तो कंपनी आपको क्या इशू करेगी, डेट इशू करेगी। अच्छा, इसके पीछे कुछ सिनेरियो है। सिनेरियो किस तरह का है कि जो हमारे जो हाउस होल्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल वो आप हैं, आपको मैं अगर कहूँ आज 5,000 या 10,000 आप स्पेंड करें, तो क्या होगा कि जो 5,000 आप स्पेंड कर रहे होंगे वो आपको आपको उसके बारे में आइडिया नहीं हो सकता, नहीं था। मे बी वो आपके डूब जाए, मे बी वो आपको बेनिफिट हो जाए, तो आपकी लक भी काउंट करती है, बाकी चीज़ें भी काउंट करती हैं, और सबसे बढ़ के जो टेक्निकल एनालिसिस पीछे किया होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप 5,000 इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो आप क्या करते हैं, आप किसी एनालिस्ट के या किसी FLS की हेल्प लेते हैं ताकि ना उन चीज़ों को क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि FLS तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो विदाउट FLS है, तो क्या करते हैं, आपको उस अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। वो जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो जो कि वो एक्सपेंसिव होता है तो वो उसके लिए मॉनिटरिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, और हाउस होल्ड के पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो उसको मॉनिटर कर सके। तो एक तो जो इसका ड्रॉबैक हो गया ना, वो ये हो गया कि मॉनिटरिंग जो है ना कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। दूसरा जो इसमें मेन इशू है दैट इज लिक्विडिटी कॉस्ट। ठीक है, लिक्विडिटी कॉस्ट का मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब ही क्या होता है कि हाउ वी कैन जो है कन्वर्ट अवर सिक्योरिटी इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इनटू कैश। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे 50,000 आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल यू हैव टू बाउंड दैट यू हैव टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ इन फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, जब आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि 5 ईयर्स के लिए तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अब जैसे गोल्ड प्राइसेस का आपको फाइनल था कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो आपको था प्रोस्पेक्ट कि आपको इन फ्यूचर में बढ़ जाएंगी, बट क्या होता है कि आपकी जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो इन फ्यूचर में क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो जब इन फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप इनको इंटरमीडिएट्स को बुलाते हैं और इनसे क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इन फ्यूचर में इनके प्राइसेस बढ़ेंगे या कम। फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कम होंगी, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है, आप उनको फ़ौरन से सेल कर दें ताकि आपकी जो एक प्राइस लिमिट है जिस पे आपने परचेज किया उसको क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि ओके अच्छा, अब क्या हुआ कि जब आपको एक मिल गया, एक टाइम वो मिल गया कि आपने क्या करना है, आपने 30 जो है आप अपनी, लेकिन क्या होता है कि जब आप विदाउट FLS होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जब बाउंड हो जाते हैं फॉर 5 ईयर्स के लिए तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। जब आप सेल नहीं करेंगे तो आपकी लिक्विडिटी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी,
हाई हो जाएगी। लिक्विडिटी कॉस्ट का मतलब है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कन्वर्ट योर सिक्योरिटी इनटू कैश, तो वो भी आप नहीं कर सकते। जब ये काम नहीं होगा तो तीसरा जो उसका ड्रॉपफॉल होगा वो होगा प्राइस रिस्क। तो आपको प्राइस पे कंपनसेट करने पड़ेगा, प्राइस की फ्लक्चुएशन पे कंपनसेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू हैव टू परचेज गोल्ड एट 1,20,000 पर तोला और नाउ यू हैव टू when after 5 years the gold price is 80,000, तो 50,000 40,000 का जो गैप आपका आया है that is your price risk, तो आपने रिस्क को हाई कर दिया आपने, ठीक है। So these are the factors that which we can see before investing in a different project. तो अब जो तीन बातें मैंने आपसे की हैं वही सेम तीन बातें डिस्कस यहाँ पे की गई हैं। विदाउट FLS लो लेवल ऑफ फंड फ्लो, लो लेवल ऑफ फंड फ्लो मीन्स कि अगर आपने 50,000 एक ही इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया फॉर 5 ईयर्स के लिए, तो क्या होता है 50,000 तक आप 5 ईयर्स तक बाउंड हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी एक ही प्रोजेक्ट में रहती है, फुल वेदर लॉस है वेदर प्रॉफिट है, ठीक है। आप क्या नंबर ऑफ रिस्क की जो चांसेस है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विदाउट FLS में आपका जो फंड लेवल होता है वो क्या होता है, लो होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में बेसिकली क्या होता है, एक सेट रूल होता है, एक सेट स्टैंडर्ड होता है जो इकोनॉमी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता है। For example, a proportionate saving in cost gained by an increased level of production, ठीक है, कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्शन लेवल को किस लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जैसे FBR हमारे टैक्स को डील करते हैं, इसी तरह से कुछ कंपनीज है, कुछ इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लेस लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपसे कहा लिक्विडिटी की कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। उसके बाद है सब्सटेंशियल प्राइस रिस्क, तो इसमें आपका जो रिस्क का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब विद FLS की बात अगर हम लोग करें, विद FLS का मतलब है यहाँ पे आपको दो इंटरमीडिएट्स नजर आ रही होंगी, एक ब्रोकर्स और दूसरा एसेट ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या करते हैं, जो एसेट और ब्रोकर ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपके पास है और यू कांट एबल टू स्पेंड दिस 50,000, ठीक है। यू आर अ रिस्क फेवर कि आप उसको अपने पास रिटेन रखें और उसको आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल एक हाशिम है और उसके पास अब्दुल्ला है, उसे कहेंगे मैं आपकी श्योरिटी देता हूँ, आई हैव अ नाउ अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिकॉज यू हैव नो अबाउट ईच अदर, यू हैव अ ट्रस्ट ऑन ईच अदर, तो जो हाशिम होगा 50,000 वो क्या कर देगा, दे देगा उसको। जैसे आपको मैंने कहा था कि आप 5,000 जो है मुझे दें, 5,000 अगर देंगे आप, जैसे लाइक मी आई हैव इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज़, नाउ आई हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज़, लेकिन मैंने अभी तक 1 रुपये भी उसमें से री इन्वेस्ट नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, तो क्या होगा कि इसी तरह से जब आप उनके बिहाफ पे आप देंगे या मेरे बिहाफ पे अकाउंट खोलेंगे, तो आई हैव अ नाउ हाउ बिहाइंड दिस के स्टॉक प्राइसेस बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, सेल कर दे परचेज करना, इस तरह से आप एक एक्सटर्नल को हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ब्रोकर्स और ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या काम करती हैं, आपको बताती हैं कि हेल्प करती हैं मॉनिटर करने में। 3 ड्रॉबैक्स हमने जो वहाँ पे पढ़े हैं उसके ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर करेंगे आपकी कॉस्ट को। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था लिक्विडिटी कॉस्ट को। थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा था इसकी किस चीज़ को, प्राइस रिस्क को, कि वो प्राइस रिस्क को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। इसी तरह से जब ये ब्रोकर्स और ऐसा ट्रांसफार्मर इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो जो हाउस होल्ड होंगे वो अपना कैश देंगे ब्रोकर को या ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर के बदले जब वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन उसके बदले में उनको इक्विटी और डेट देंगे, जो एक डायरेक्ट प्रोसीजर होता था विदाउट FIS में, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का रोल आ जाएगा। तो जब ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने के बाद क्या होगा कि कॉर्पोरेशन उनको उसके बदले में क्या देगी, कैश, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये ब्रोकर हैं, ये कैश प्रोवाइड करेंगे कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन उसके अल्टरनेट में उनको इक्विटी और डेट देंगी। और जो ये ब्रोकर है ना, ये जो ब्रोकर्स हैं और ये ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली क्या देंगे, ये अश्योरेंस देंगे किसको, हाउस होल्ड को, कि ऑन बिहाफ ऑफ मी यू हैव टू इन्वेस्ट दैट लाइक दैट एन एजेंट, ठीक है। जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था, एक एजेंट जो काम करता है, सेम लाइक दिस जो एक ब्रोकर और जो हमारे होते हैं ये फाइनेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी वही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे जब हम लोग बात करें जो विदाउट FLS के ड्रॉबैक थे, वो उसके क्या हो जाएंगे, मेरिट हो जाएंगे।
ठीक है, क्या मतलब है इसका ड्रॉबैक और मेरिट का? इसका मतलब ये है कि वो मॉनिटरिंग वाली साइड पे थे, मॉनिटरिंग वाली साइड पे थे। अगर वो कहते हैं यू हैव टू मॉनिटर दैट, मॉनिटर मॉनिटरिंग कॉस्ट, अगर इसमें मॉनिटरिंग कॉस्ट का दखल आ जाता है तो हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि गोल्ड की फ्लक्चुएशन में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, आप इसको क्या कर दें, सेल कर दें या परचेज कर दें। सबसे बड़ा जो एक मेन डिफरेंस इन दोनों में है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। up to some extent have some projects which gave the benefits for a long period of time, but it's also in some projects if you have invest for a longer period of time then you have to bear the loss. So जो FIS है वो आपको क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप इस लॉस से बच सकते हैं। तो ब्रोकेज फंक्शंस का पहला जो काम है एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर इन्वेस्टर, ठीक है, जैसे आपको ऑन बिहाफ ऑफ दिस वो काम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप टू सम एक्सटेंट कोई अपनी मॉनिटरिंग चार्जेस जो है वो आपसे वो रिसीव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताइए, जो एग्जांपल बताइए है ये FIS का एग्जांपल है, ठीक है, नॉट अ ब्रोकरेज फर्म और एजेंट, ठीक है। ये सर्विसेज जरूर प्रोवाइड करती है इस तरह के, लेकिन ये इट्स हैव अ FIS फर्म इनकरेजिंग हाई रेट ऑफ सेविंग, ठीक है, ये सेविंग को हाई रेट पे ये प्रेफर देती हैं। जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रिस्क को रिड्यूस करने के। अब देखें, एक पर्सन है उसने 50,000 रिटेन किया हुआ 3 सालों के, और एक पर्सन है उसने 50,000 3 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 50,000 से वो पहुंच चुका 25 लाख पे, और आप भी 50,000 ही पास रख के बैठे हुए। इट मीन्स आपने अपने प्राइस को रिस्क अवर्स कर लिया है, आपने रिस्क टेकन कर लिया, रिस्क आपने ले लिया हुआ है, और आपका जो रिस्क लेवल है प्राइस का वो क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि वो पर्सन था उसने रिस्क अवर्स किया, मीन्स टू से उसने रिस्क को अपने मिनिमाइज किया, अपने इस फियर को, और उसने इन्वेस्ट कर दिया, और वो अब नाउ दे हैव द अमाउंट ऑफ 25 लाख। तो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, और यहाँ पे हम टोटली फोकस करेंगे कि हाउ वी कैन रिड्यूस रिस्क, हाउ वी कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बस एक ही प्रोस्पेक्ट है हमारा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केट क्या है, किस तरह से शेयर होते हैं, क्या वैल्यू का कंसेप्ट होता है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो है, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक प्रोजेक्ट है वो आपको जो है 3 माह के अंदर आपको 15,000 देता है रिटर्न। एक प्रोजेक्ट है वो आपको 2 माह के अंदर 15,000 देता है रिटर्न। इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों की जो अगर मैं कहूँ 5,000 है, तो आपके लिए बेनिफिशियल कौन है? आप क्या टाइम को प्रेफर करेंगे या आप कॉस्ट को प्रेफर करेंगे? डिपेंड ऑन यू। तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ से उस चीज़ को रोकेंगे, और आप उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज़ है, आप बाजार जाते हैं और आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, यू हैव टू प्रेफर मल्टीपल, आपका दिल करता है मल्टीपल चीज़ें लेने को, बट आप नहीं ले पाते। बट अगर आप इसी तरह से आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ FLS इन कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन की बात हो तो सेम जो हमने वो अब बारी बारी अब देखें। पहला उसका काम होता है डेलीकेट मॉनिटरिंग, वो क्या करता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है। फिर हमने बात की जो दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली क्या थी कि हम किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारी हम लोग टाइमली जो है अपनी प्राइस रिस्क का उसको मिनिमाइज करेंगे, लिक्विडिटी कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा सेम एज इट इज़ यहाँ पे है। रोल ऑफ FI एज अ डेडिकेटेड मॉनिटर। उसके बाद है FI लाइकली टू हैव इन्फॉर्म्ड एडवांटेजेस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मैंने आपको बता दिया हुआ है। FI एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसीजर, शॉर्टर टर्म डेट एंड कंट्रोल। तो शॉर्टर टर्म डेट का मतलब है कि अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर वो शॉर्टर पीरियड के लिए करेंगे तो आप कहेंगे कि आपको व्हेन एवर यू नीड के आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे उनसे कहेंगे कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल एक ब्रोकरेज फर्म है या एक पढ़ाशिम, एक ज़रा होल्ड पे रहिएगा, एक मैं चेक कर रही हूँ आपको क्वेश्चन, इसमें रिकॉर्डिंग में आपकी अनरिकॉर्ड कर दूँ मैं ज़रा। अच्छा, उसमें क्या था कि आपने क्या करना है कि
जब आपके पास FIS इंक्लूड हो जाएंगे तो FIS क्या करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि अभी फिलहाल इसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, प्राइस अप हो रही है, आप उसको सेल कर देते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो फिर क्या होगा, आप उसको अब बाउंड हो जाएंगे फॉर 5 ईयर्स और 6 ईयर के लिए, तो ये आपके लिए एक लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद आप कहें स्पेशलनेस ऑफ FLS, लिक्विडिटी और प्राइस लिक्विडिटी का मतलब है, प्राइस लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको इन्वेस्ट कर लेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप अपनी प्राइसेस को मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसको सेल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,20,000 का खरीदा और आप 80,000 का सेल कर रहे हैं तो आपके लिए लॉस होगा। तो कहाँ कहाँ किस किस जगह किस किस टेक्निक से आपने इसको मिनिमाइज करना है, आपने बेसिकली इसमें इस चीज़ को डिस्कस करना है। सेकेंडरी क्लेम का मतलब है दूसरा क्लेम, सेकंड क्लेम। ठीक है, आप फर्स्ट क्लेम तो उस मार्केट से करेंगे, सेकंड क्लेम आप कर रहे होंगे उस एजेंट से जो आपने हायर किया होगा, तो आपका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होगा। पहले तो आपको फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 एक पर्सन आपको कह रहा है इन्वेस्ट करो, दूसरा पर्सन जिसको फॉर एग्जाम्पल एक लाइक पर्सन है एक नालायक का क्लास में, आपने चीटिंग करनी है, आप लाइक पे डिपेंड करोगे या लाइक पे करोगे, तो आप ऑब्वियसली लाइक से पूछोगे ना, आपको श्योरिटी ज्यादा होगी कि ये एक्यूरेट सही बता रहा है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो। तो दूसरे पर्सन से पूछने से आप शायद करो, क्योंकि उससे आप कर लोगे लेकिन आपका टेस्ट के बाद पेपर के बाद भी आपके माइंड में होगा शायद गलत हो शायद ठीक हो, तो आप रिस्क को अपने क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा अदर स्पेशल सर्विसेज, कुछ खास किस्म की सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। उसमें है रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मींस के इनको खास किस्म की कुछ कॉस्ट है वो बेयर करनी पड़ती है जब हम लोग विदाउट FLS जो है ना वो इन्वेस्टर वर्क करता है। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई, मॉनिटरिंग कॉस्ट हो गई, ट्रांजैक्शन को एंटर करने की कॉस्ट स्पेशल होती है। जबकि जब FLS आप हायर कर लेते हैं तो ये सारा का सारा डिपेंड हो जाता है जो आपने ब्रोकर्स आपने हायर किए होते हैं या ट्रांसफार्मर हायर किए होते हैं। उसके बाद अगेन वही बात कि एक लाइक और नालायक स्टूडेंट्स वाली बात अगर मैं करूँ तो मेच्योरिटी इंटरमीडिएशंस में भी यही वर्ड है कि आप मेच्योर पर्सन के पास जाओगे ना कि इमेच्योर के पास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है पैसे का एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाना। जैसे आपने इन्वेस्ट किया, तो आपने जब इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट जो है आपने बैंक्स को दी, बैंक से आगे इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर री इन्वेस्टमेंट होकर वापस आपके पास आया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर ऑफ मनी। क्रेडिट एलोकेशन एरिया ऑफ स्पेशल नीडेड सच एज होम मॉर्गेज, तो आप क्रेडिट कहाँ से आपने लिया, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा, कितने % आपको बेनिफिट मिल रहा है, उस पर वेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ टाइम इंटरमीडिएट, किस टाइमिंग में हो रहा है, टाइमिंग कितनी रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, एक 2 माह में 50,000 रिकवर कर रहा है, 15,000 और एक 3 मंथ्स में, तो आप किसको प्रेफर करोगे, टाइम को या विदाउट टाइम। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो पेमेंट की सर्विसेज क्या है, फेड वाले के जरिए से या चिप के जरिए से पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट के क्राइटेरिया आपने बताने हैं। ठीक है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से करेंगे या आप मोबाइल के थ्रू या जैस कैश, जो आपको इजीली कन्वीनियंट हो। डोमिनेशन इंटरमीडिएट्स, तो डोमिनेट कौन सी है, फिलहाल कौन सी मार्केट में जो कंपनी है वो डोमिनेट है, जिसके शेयर बड़ी हाईली प्रेफरेबली सेलेबल हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि इंटरनेट के डिस्टॉर्शन की वजह से बार बार वो हो रही थी, तो बाकी जो एक्स्ट्रा आपकी जो चैट है वो मैंने म्यूटेड कर दी है। तो जो लिमिटेड आपका लेक्चर रह गया था वो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपने ये जो स्लाइड्स पढ़ी हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो फर्स्ट 10 मिनट्स आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।